बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक ओवरव्यू की अगर बात करें तो इंडेक्स ने जो पिछला वीक था 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक जो 5 दिन जो 5 सेशन हुए उसमें तकरीबन 2179 पॉइंट गेन किए टोटल, और जिसके गेन करने की उम्मीद भी वैसे की जा रही थी। इस वीक में इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई भी एक्सेप्ट किया, जिनकी मेन वजूहात में से एक जो है वो इलेक्शन की तारीख का अनाउंस होना है, और दूसरा जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बिल है उनका कम होना भी है। उसके बाद ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो भी पिछले वीक के मुकाबले में तकरीबन 16% बढ़ी है, और इस हफ्ते जो एवरेज वॉल्यूम है इंडेक्स के वो तकरीबन 216 मिलियन के हैं, और जो लास्ट वीक में एवरेज वॉल्यूम थे ऊपर वाले चार्ट में आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर वाले वीक में वो तकरीबन 180-100 का एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुए थे पिछले हफ्ते में। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी इस पूरे वीक में तकरीबन सेलिंग करता ही नजर आया, और 3 नवंबर में देखें तो सेलिंग ज्यादा है। 3 नवंबर में देखें 0.6 मिलियन माइनस में, 1 नवंबर में 0.4 मिलियन माइनस में, और इधर 30 अक्टूबर में भी माइनस में। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर की अगर आप नेट सेलिंग देखें, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो अदर सेक्टर से भी उन्होंने 2 मिलियन निकाल ली। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से भी 0.8 मिलियन, टेक्नोलॉजी से 0.3 मिलियन, फूड 0.2 मिलियन और फर्टिलाइजर से 0.1 मिलियन। ओवरऑल देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो माल निकालने के चक्रों में है। आज सेक्टर वाइज भी देख लिया, किसी सेक्टर में भी वो पॉजिटिव में नहीं है, सब में माइनस में है, सेलिंग पे है, बाइंग पे नहीं है। वो अगर लास्ट वीक में आप बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें तो बैंक्स जो है वो सबसे नुमाया है इंडेक्स को पॉइंट गेन करवाने में। बैंक्स ने पॉइंट गेन करवाए पूरे हफ्ते में इंडेक्स को तकरीबन 375 पॉइंट। उसके बाद पावर ने गेन करवाए 354 पॉइंट। उसके बाद सीमेंट ने गेन करवाए 235 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 214 पॉइंट, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 201 पॉइंट। उसके बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करें तो नीचे वाले चार्ट में देखें टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज करवाए तकरीबन 65 पॉइंट, ऑटो ने 7 पॉइंट, अदर ने 3 पॉइंट तकरीबन, फार्मास्यूटिकल ने 3 पॉइंट और ग्लास ने 0.3 पॉइंट। उसके बाद अगर बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करें तो पिछले वीक में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस स्टॉक था वो हक्को था, जिसने पॉइंट गेन करवाए 342 पॉइंट। उसके बाद लक है जिसने गेन किए 146 पॉइंट। उसके बाद मीजान बैंक 121 पॉइंट, यूबीएल 102 पॉइंट, आईएलपी 95 पॉइंट। वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक में टीआरजी गदा सबसे आगे है, जिसने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 57 पॉइंट या 58 पॉइंट क्या लें। उसके बाद केईएल ने 12 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 12 पॉइंट, पीएसईएल ने 12 पॉइंट, ईपीसीएल ने 5 पॉइंट। मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करें अगर तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक में सिनर्जी है सबसे आगे 8.5 मिलियन के साथ। उसके बाद केईएल है 2.3 मिलियन, पीएईएल 2.3 मिलियन, एमएलसीएफ 2 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 2 मिलियन। और मोस्ट एक्टिव सेक्टर की अगर बात करें तो रिफाइनरी सबसे आगे है तकरीबन 42 पॉइंट के साथ, बैंक्स 25 पॉइंट, सीमेंट 25 पॉइंट, पावर 17 पॉइंट, एक्सप्लोरेशन कंपनीज 14 पॉइंट। उसके बाद लास्ट वीक में यूएसडी की बात करें तो 27 अक्टूबर को देखें डॉलर जो था वो 281 रुपए का था, और जो लास्ट सेशन हुआ है जुम्मे को उस दिन डॉलर 284 रुपए का था। वैसे भी पाकिस्तान ने आईएमएफ की मुकर्रर करदा जो शराइत थी उनको तकरीबन पूरा किया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ा इस हफ्ते में, 22% जो है वही बरकरार रखा गया है, और इशारा दे रहे हैं आपके जो इक्तिसादी माहिरीन है कि महंगाई की शरह में कमी होगी। अब कैसे होगी वो मुझे नहीं पता। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व जो थे वो 14 मिलियन के बढ़े हैं, और 14 मिलियन बढ़ के टोटल 7.5 बिलियन के हो गए। ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। और अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो उनके रिजर्व कम हो गए हैं 93 मिलियन डॉलर के, और अगर दोनों को कमर्शियल बैंक्स को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व को कुल मिला के देखें तो टोटल 12.57 बिलियन के रिजर्व है अभी, जो कि आपकी 1.6 मंथ की इंपोर्ट को काफी है। यही बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी कि रिजर्व जो है वो 2 मंथ की इंपोर्ट से कम होके 1.6 मंथ की इंपोर्ट तक आ गए हैं, लेकिन पता नहीं इंडेक्स को किस चीज की खुशियां चढ़ी हैं। डॉलर प्राइस बढ़ने की एक वजह आलमी मंडी में जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनका बढ़ना भी हो सकता है, क्योंकि उससे डॉलर की डिमांड में पाकिस्तान में इजाफा होता है, जिसकी वजह से लग रहा है कि डॉलर प्राइसेस थोड़ी ऊपर गई हैं। नेक्स्ट वीक की बात करें जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस हफ्ते में 3 बिलियन डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम का पहला जायजा लिया जाएगा, जो कि आईएमएफ टीम आपको पता है कि आई है वो लेंगे।
और हो सकता है कि इसमें पहले पॉलिसी लेवल पर बात हो, जिसके बाद IMF कोई रिकमेंडेशन दे सकता है कि कैसे इक्तिसादी और मालियाती इकदामात को हतमी शक्ल देनी है। ये जो मीटिंग्स होंगी साथ साथ में फिर न्यूज़ेस आती जाएंगी, जैसे जैसे कोई भी डेवलपमेंट होती है साथ में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ भाई जो है कमेंट्स में यूट्यूब पे नीचे पूछते हैं वीडियो के नीचे कि फलां स्टॉक मैंने कितने का बाय किया था, फलां स्टॉक कितने का बाय किया था, उसका क्या करना है। तो सब स्टॉक का नहीं पता होता, तकरीबन 520 के आगे पीछे कंपनी है, किसी कंपनी का नहीं पता होता। ऐसे स्टॉक भी हैं जो कभी हमने जिनमें ट्रेडिंग ही नहीं की, जिनका नाम नहीं सुना। हर बंदा चंद स्टॉक्स में काम करता है। जैसे वो जुम्मे वाले दिन अगर आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, आप ये नोट कीजिएगा, या भी जेहन में ले आए, आपको पता तो है, आप जाते तो हैं जुम्मा पढ़ने, कि जिस जगह में एक जुम्मे को कोई बंदा बैठता है, अगले जुम्मे में उधर जाके बैठता है। एक अपनी मुख्तस सी जगह रखी होती है हर बंदे ने, उधर ही जाके वो कोशिश करते हैं कि उधर ही बैठा जाए। या वैसे एक माइंड सेट उधर जाके बैठते हैं। सेम उसी तरह जिन स्टॉक्स में हम काम करते हैं, बार बार उन्हीं स्टॉक को हम अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हमें लेवल्स का पता होता है। अगर कोई बंदा किसी टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहा है किसी स्टॉक में, उसे पता है कि इसके लेवल्स कौन से हैं, कहां पे ये रेजिस्टेंस लेता है, कहां पे इसको सपोर्ट मिलती है, किधर ये मूव करता है। कोई बंदा TPLP में काम करता है, उसको पता है कि TPLP के लेवल्स क्या है। सिस्टम देख लें, TRG देख लें, इंटरलूप देख लें, PRL देख लें, OGDC, कोई भी आप स्टॉक की बात कर लें, जो बंदे जिस स्टॉक में काम करते हैं उनको उन लेवल्स का पता होता है। अच्छा, उसके बाद कमेंट्स में किसी भाई ने पूछा था कि IDYM के बारे में बताएं। तो IDYM ये है जी, इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को। तो मैं भी इतना, वो आपको पता है कि सब स्टॉक का तो नहीं पता होता। कमेंट्स पढ़ के मैं जो करता हूं आपको बताता हूं कि जो भाई भी मुझसे किसी स्टॉक के बारे में पूछता है, मैं उस स्टॉक की कौन कौन सी चीजें देखता हूं और उसके बाद फिर जाके आपको जवाब देता हूं। वो चीजें आप भी देख लें कि जो मैं देख के बताता हूं आप खुद देख लिया करें। तो सबसे पहले आपने आना है PSX की वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं स्टॉक में। जैसे ये स्टॉक आपके सामने है, इस स्टॉक में आए, उसके बाद जाके मैं इसकी 6 मंथ की देखता हूं कि पीछे ग्राफ क्या है, 6 मंथ में कौन से लेवल पे ये मूव करता रहा है। तो आपके सामने ये 6 मंथ का ग्राफ आ गया। एक ही दफा ये गया था बेचारा 152 पे, 152 पे, तकरीबन 2023 के 5वें महीने में, मई में गया था ये। उसके बाद अगर इसका 1 ईयर का आप देखें तो कभी ये मूव किया करता था 220 पे, उसके बाद पता नहीं इसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ। उसके बाद डाउन इसने बनाया तकरीबन 113 का, फिर कोशिश करके गया ये 152 पे। तो कुछ भाई जो है वो अपनी बाइंग नहीं बताते, साथ बाइंग बता दिया करें ताकि आसानी हो ये आपको सजेशन देने में कि आपने करना क्या है। उस भाई ने इसका मुझे पूछ लिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसकी बाइंग कितनी है। तो कभी ये मूव किया करता था 220 पे, 228 पे, फिर एक दफा इस बेचारा गया 152 पे, अभी ये मूव कर रहा है 121 पे, 117 पे, 119 पे। ये तो इसका लेवल सामने आ गया कि कौन से लेवल पे अभी ये मूव कर रहा है और कौन से लेवल पे ये पीछे मूव करता रहा है। उसके साथ ही नजदीक देख लें पी रेशो होती है प्राइस टू अर्न रेशो। पी रेशो को निकालने का फॉर्मूला ये है कि करंट शेयर प्राइस जो है इसको आप डिवाइड करेंगे EPS से, अर्निंग पर शेयर से, तो आपके पास पी रेशो आ जाएगी। अब पी रेशो पर टू अर्न रेशो आपको जाहिर करती है, ये जो 1950 लिखा हुआ है ये शो करती है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ रहे हैं, सिंपल अल्फाज में। यानी कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 19.50 रुपए या 19.5 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। पी रेशो जितनी कम होगी उतना अच्छा तस्वर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूं इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो भी आप पूछते हैं कि इसके बारे में बताएं। सबसे अच्छा ये है कि आपने किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक आधी पढ़ लें, जो कि आपको मिलेंगी इसी वेबसाइट में नीचे। थोड़ा ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो रास्ते में जाते जाते देखते जाएं कि इसका फ्री फ्लोट कितना है। तो इसका फ्री फ्लोट है ओनली 15%, यानी कि जो इसके पास 100% शेयर है इस कंपनी के, उसने सिर्फ 15% जो है वो मार्केट में फेंके हुए हैं। बाकी 85 जो है उनके पास पड़े हैं, वो कभी भी राइट शेयर अनाउंस करके उनको कंपनी में ला सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ 15% जो है तकरीबन फ्री फ्लोट 8 मिलियन शेयर्स का उन्होंने दिया हुआ है और 8 मिलियन के शेयर उन्हें काम कर रहे हैं उनके स्टॉक मार्केट में। वैसे इस स्टॉक में मुझे एक ही अच्छी चीज नजर आई थी, वो था फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का ये है कि जिस कंपनी का फ्री फ्लोट जितना कम होगा, 8 मिलियन शेयर्स हैं, इसको मैनिपुलेट करना उतना ही आसान है। अगर कंपनी अपनी मर्जी से शेयर प्राइस ऊपर लेके जाना चाहती है तो 8 मिलियन आपको पता है OGDC PPL में 10-10 मिलियन, TRG में 10 मिलियन, 12 मिलियन एक दिन में ट्रेड हो जाते हैं।
तो 8 मिलियन को ट्रेड करवाना तो मुश्किल ही कोई नहीं जिसने ट्रेड करवाने हो। तो जिस कंपनी का फ्री फ्लोट कम होगा वो कंपनी आपको कभी भी छक्का मार के दिखा सकती है। वैसे यूजुअली इन कंपनियों की जो ट्रेडिंग होती है डे ट्रेड वो बहुत कम होती है। अगर देखें तो 10,000 शेयर, 15,000 शेयर, 20,000 शेयर की ट्रेडिंग होती है इनकी यूजुअली वन डे में। लेकिन फ्री फ्लोट कम होने की वजह से जब मर्जी इसको उठा के ऊपर लेके जाया जा सकता है और जब मर्जी उठा के नीचे फेंका जा सकता है। किसी से लेने हो तब भी इजी है और अगर किसी को चिपकाने हैं तो फिर भी इजी है। चले उसके नीचे आ जाए अनाउंसमेंट्स में। तो अनाउंसमेंट में आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बोर्ड मीटिंग मिल जाएगी और अदर्स में भी नोटिफिकेशन आते हैं। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन या कुछ कंपनी कुछ और करना चाहे तो जो अनाउंसमेंट आती है या नोटिफिकेशन आते हैं वो अदर्स में आते हैं। बोर्ड मीटिंग में आपको पता है कि बोर्ड मीटिंग डेट अनाउंस होती है और जो रिजल्ट आते हैं वो फाइनेंशियल रिजल्ट में शो होते हैं। तो 31 अक्टूबर को इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो आ गई थी। अगर इसको ओपन करें तो ऐसे ये रिपोर्ट खुलेगी आपके सामने। इसके भी जाकर नीचे आप फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट में आपको मेन 2-4 चीजें देखनी होती हैं, ज्यादा बारीकी में जाने की जरूरत कोई नहीं। इस साइड पे राइट साइड पे जून 30 तक जो रिजल्ट आए थे वो दिए हुए हैं और लेफ्ट साइड पे जुलाई, अगस्त और अक्टूबर तक के 3 माह के रिजल्ट दिए हुए हैं, जून 30 और सितंबर 30 तक के। उसमें आप नीचे एसेट देख लें। एसेट वो हैं जो कंपनी के पास उसका एहसास है। एसेट नॉन करंट एसेट में वो एसेट आते हैं जो कंपनी 1 साल के अंदर अंदर बेच नहीं सकती या उन चीजों का जो कैश है वो 1 साल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट होगी जो 1 साल से ज्यादा के लिए कंपनी ने की हुई है, इसलिए वो नॉन करंट में आ गए। प्रॉपर्टी आई है वो भी इतनी जल्दी सेल नहीं हो सकती, पहले सब जो है कंपनी का रोल बैक होगा उसके बाद जाकर प्रॉपर्टी जो है वो सेल होगी, इसलिए इधर आप नॉन करंट एसेट देख लें। वो कंपनी के देखें कि पिछले 3 माह देख लें और इस 3 माह में देख लें तो तकरीबन सेम ही आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद नीचे करंट एसेट देख लें। करंट एसेट वो है जो कंपनी किसी भी वक्त 1 साल के अंदर अंदर बेच के उनको कैश में कन्वर्ट कर सकती है, वो करंट एसेट में आ जाएंगे। इसमें स्टोर्स देख लें, स्पेयर पार्ट देख लें, जो टूल्स वगैरह है उनके पास, स्टॉक एंड ट्रेड है। स्टॉक एंड ट्रेड में वो चीजें आ जाएंगी जो खाम माल है जिसकी कंपनी ने अदायगी कर दी है लेकिन अभी वो रस्ते में है, कंपनी को मिला नहीं, या फिर कोई चीजें उसके पास कार है, गाड़ी है, कोई कुर्सी बनाने वाली कंपनी है, कुछ लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, कुछ भी ऐसी चीजें बनाती है, वो अभी शोरूम में उनके पास खड़ी है, उनको कभी भी वो बेच सकते हैं या कभी भी बेच सकती हैं। तो ये सब चीजें और भी नीचे देख लें। लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, जो उन्होंने लोन इसलिए इधर आए हैं, ये वो लोन है जो उन्होंने किसी को दिए हुए हैं, उन्होंने लेने हैं किसी से, या एडवांसेस हैं। एडवांसेस वो हैं मिसाल के तौर पे उन कंपनी में जो लड़के या कुछ वर्कर काम करते हैं उन्होंने एडवांसेस दिए हुए हैं, वो उनको वापस मिलने हैं साल, लिहाजा वो भी एसेट में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलजुल के जो है कैश बैलेंस देख लें, बैंक बैलेंस, जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो सब मिलजुल के करंट एसेट में आते हैं, यानी कि उनके एहसासों में। कुल मिला के कह लें कंपनी के पास पैसा कितना है। तो ऊपर वाले देखें अगर इधर तो ये भी सेम ही है, तकरीबन 3 माह में कंपनी ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। उसके बाद नीचे टोटल एसेट देखें तो वो भी तकरीबन सेम है। पिछला जो था वो 45 मिलियन बन रहा है, इस दफा है वो 49 मिलियन बन रहा है, 4 मिलियन का फर्क है 3 माह में। बैंक बैलेंस देख लें वो भी इतना खास नहीं बढ़ा, चले कुछ बढ़ा है। उसके बाद आ जाएं नॉन करंट लाइबिलिटीज में और करंट लाइबिलिटीज में। ये है कर्जे सेम एसेट की तरह जो इस साल उन्होंने देने हैं वो करंट लाइबिलिटीज हो गई, जो अगले साल या 2-3 साल में देने हो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई। वो अगर देखें तो वो भी पिछले 3 माह में देखें को खास ऐसा उन्होंने उनकी पेमेंट ऐसी की कोई नहीं, तकरीबन सेम है। और अगर नीचे वाले देखें आप करंट लाइबिलिटीज देखें तो वो भी तकरीबन बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो अगर आप किसी भी कारोबार का कोई अंदाजा लगाना चाहते हैं आप क्या देखते हैं, उस पर कर्जा कितना है, कर्जा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यही चीजें आप देखते हैं। असासे हमने उसके देख लिए, कर्जा हमने उसका देख लिया कि बढ़ा है, असासे उतने नहीं बढ़े, 4 मिलियन के बढ़े हैं तकरीबन, उतना ही उसका कर्जा बढ़ गया इधर। उसके बाद कुल मिला के नीचे जाके आप अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछले 3 माह में जो अर्निंग पर शेयर थी उनकी वो 16 रुपए 70 पैसे थी, इस दफा 17 रुपए 41 पैसे है, 1 रुपया बढ़ा उनकी अर्निंग पर शेयर का। आप इसे कह सकते हैं कंपनी जो है वो एवरेज जा रही है अभी। ये हमने देखी है उसकी 3 माह की रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट हमने देखी है। अब जाकर उसकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। सेम वैसे ही आ जाए अनाउंसमेंट में तो 6 अक्टूबर को आपको नजर आएगी ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। इस दफा चले एनुअल रिपोर्ट देखते हैं इसकी। ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है 2023 की।
तो एनुअल रिपोर्ट में भी आप वही चीजें देख लें, दो चार करंट एसेट देख लें, लाइबिलिटीज देख लें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो 5-4 चीजें आपने पीछे देखी है वही देख लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख लें, इसकी जो 22 में थी सेम वही जो है वो 2023 में भी है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद अगर कैश एंड बैंक बैलेंस देखें तो 2022 में वो 309 मिलियन था, इस दफा 287 मिलियन है, तो कम हुआ है। उसके बाद इसका रेवेन्यू देख लें, 2022 का देख लें और 2023 का देख लें, तकरीबन सेम है, थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद इसकी टोटल सेल देखें, ये इधर देखें टोटल सेल जो 2022 की थी उधर तकरीबन 41 मिलियन थे और अभी जो है 30 मिलियन के हैं, तो ये भी कम हुई। उसके बाद आज अगर आप ये सब कुछ नहीं देखना चाहते तो कुल मिला के आप देख लें कि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है। तो पिछले साल 2022 में उसकी अर्निंग पर शेयर थी 141 रुपए, अभी उसकी अर्निंग आ गई है 13 रुपए पे, तो अर्निंग पर शेयर भी इसकी बहुत ज्यादा कम हो गई, 141 की दर और 13 रुपए की दर। तो ये सब चीजें आपने देख ली कि इंडस डाइंग की कोई चीज भी बढ़ी नहीं, या तो वो बिल्कुल सेम है, लाइबिलिटी जो कर्जे हैं उसके बिल्कुल सेम है, उसने कोई कर्जे कम नहीं किए, जो उसका रेवेन्यू है रेवेन्यू भी इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया। उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी उसकी एक साल में 141 से 13 रुपए पे आ गई है। और अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ में भी वो उसका जो शेयर है वो 150 से लेके तो अभी जो है वो 127 रुपए पे मूव कर रहा है, 114 रुपए पे, 115 रुपए पे। अभी ये जो इंडेक्स ने थोड़ी मूव दिखाई है तो ये भी मूव दिखा के 127 पे चला गया है। तो अभी आप क्या कह सकते हैं, क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं इंडस डाइंग के बारे में? यही रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको ट्रांसफर करें, इसके पैसे किसी और स्टॉक में जो आपको स्टॉक लग रहा है ट्रेंड में उसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे सीधे करें। इसमें अगर बैठे रहेंगे, इसमें एक ही चीज सिर्फ ठीक लगी है मुझे, वो है फ्री फ्लोट, जिसकी बेस पे ये कभी भी अपसाइड मूव दे सकता है और बड़ी ज्यादा दे सकता है और किसी भी टाइम ये बहुत नीचे भी जा सकता है। बाकी आपने देख लिया इसमें, और ये मैंने एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये कंपनी जो है वैसे देखी है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखे हैं, पीए रेशियो देखी और आपको समझाया कि कैसे आपने किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को देखना है। तो मुझे पूछने की बजाय आजकल तो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, कोई भी आपको रेशियो याद करने की, कोई फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपने सिर्फ ऐसा गूगल पे जाना है, कोई चीज लिखनी है, पीओ रेशियो लिखनी है, अर्निंग पर शेयर लिखना है, कुछ भी लिखना है वो लिख के सर्च करें और सब कुछ आपके सामने। तो वैसे मुझे भी पूछे तो मैं बता देता हूं, लेकिन मैं जो चीजें देखता हूं सिंपली ऐसे ही देखता हूं। तो आपने भी अगर किसी स्टॉक का या किसी कंपनी का कुछ देखना हो तो सिंपल ऐसे देख लिया करें। पीएसएक्स के ये जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी सब चीजें आपके सामने खुल के सामने आ गई हैं। अब आप मेरे ख्याल से खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं किसी स्टॉक का। बाकी कल इंडेक्स की बात करें तो सुबह एग्रेसिव बाइंग अगर आएगी जिस टाइम 9-10 बजे, उस टाइम कुछ भी बाय मत कीजिएगा, पहले जरा इंडेक्स की पिक्चर क्लियर होने दीजिएगा। ये जो एक न्यूज थी, एक बैड न्यूज, वो मियां वाली शायद उसका कुछ इंपैक्ट आए, या डॉलर प्राइस भी ऊपर चली गई है 3-4 रुपए, इसका शायद कोई इंपैक्ट आए, तो पहले देख लीजिएगा सुबह, जरा मार्केट की पिक्चर क्लियर हो लेने दीजिएगा। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है और ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर कुछ बाय करने का मूड बनाइएगा, अदरवाइज रिजर्व होकर काम करें। कैश आपके पास है, कभी भी कुछ भी बाय किया जा सकता है, कैश आपके पोर्टफोलियो में उतनी रहेगी, कम नहीं होगी, उसका कोई लॉस नहीं है। और अगर कोई स्टॉक बाय करते हैं और वो उसमें स्टॉक हो गए या नीचे चला गया तो उसका आपको पता है कि फिर लॉस होगा। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे कल क्या मूवमेंट बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो आगे की मूव लेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।